Good afternoon, friends. Let us proceed ahead with new chapter on accounting for ESOP. Another interesting chapter has about 4 or 5 journal entries. We can finish the chapter today itself. Like buyback also we could have finished in one lecture if you noticed it. But यहाँ पर बहुत ही खतरनाक लॉजिक है. एक भी बच्चा पूरे कंट्री में नहीं होगा जिसको मालूम होगा एक्सेप्ट यू पीपल. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ डेरिवेटिव्स फॉर दिस. तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. नहीं समझा तो भी तुम सीए बन सकता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है. बट इट्स नॉट समथिंग विच इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड. बट क्या है ना, बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेते. चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज है, बट वो एंट्रीज करने के लिए जो अमाउंट आता है वो कहां से आता है, वो चैप्टर के अंदर है ही नहीं. तो ये चैप्टर सीखने के बाद भी तुम रियल लाइफ में एक भी एंट्री पास नहीं कर सकता है, इवन दो यू गेट आउट ऑफ मार्क्स इन सीए कोर्स. 100 आउट ऑफ 100 लाओ, तुम नहीं ला सकते, सॉल्व ही नहीं कर सकते रियल लाइफ में. तो मैंने वहां पर डिस्क्लोजर्स दिया होगा, मैंने प्राज का एनुअल रिपोर्ट दिया होगा. प्राज को हमने प्राज इंडस्ट्रीज करके है, उनका डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं दिया? हाँ दिया है ना मैंने एंड में. हम बहुत सारा चीज देते हैं, हम पढ़ते रहते हैं. रियल लाइफ डिस्क्लोजर प्राच का दिया हुआ है, कंसेप्ट बुक में है. 4-5 पेजेस बर्बाद किए. करोगे बर्बाद टाइम थोड़ा सा, क्योंकि एंट्रीज 4 एंट्रीज है, 4 एंट्रीज आर देयर. चैप्टर कुड बी डन टुडे इटसेल्फ. These are 4 entries. You have to understand a model, Black and Scholes model, which took approximately 6 years for the Nobel Committee to also to understand. After Fisher, Black and Myron, Scholes had presented this model. This is, in my opinion, top 3 inventions in the finance ever created in this world, which itself is not there in our syllabus. And we talk about finance. For sure बच्चे concentrate नहीं करेंगे, but it's okay. Understand करो. Employee stock option plan is a call option given to employees. Okay. How many understood? ESOP is a call option given to employee. 5-6 लोगों के हाथ ऊपर है. गुड. फाउंडेशन में भी था ये कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन. सुन लेना, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स है. There are different forms of compensation that are used to make a payment to the employees for the services that they render. एम्प्लॉय जो सर्विसेज तुम्हें देता है कंपनी को, उन सर्विसेज के बदले में जो पेमेंट करना है उसके लिए अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पेमेंट होते हैं. वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पेमेंट इज ESOP. ESOP is option given to employee to buy shares of a company at rate lower than the fair price of a share. At a rate lower than what? Fair price of a share. आप बोलेंगे why sir? Why do we give an option to him to buy the shares at a lower price than the fair price? वो जो डिफरेंस होता है, इट इज नथिंग बट सैलरी टू हिम और अ कॉम्पेंसेशन फॉर हिज सर्विसेज. अगर मैं 70 रुपए का शेयर एम्प्लॉय को 50 रुपए में दे रहा हूं, तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि वो 20 रुपया जो है वो, डोंट से इट इज अ डिस्काउंट. घटिया पब्लिक अपना डिस्काउंट की आदत लगी होती है. 70 रुपए का शेयर तुमने 50 में दे दिया, 20 रुपया डिस्काउंट दे दिया. इट इज नथिंग टू डू विद द डिस्काउंट ऑन शेयर्स. बेसिकली हम उसको बोल रहे हैं तूने जो काम किया उसकी वैल्यू 20 रुपया है,
वो 20 रुपये हम तेरे को शेयर्स के फॉर्म में दे रहे, 70 का शेयर तेरे को 20 में 50 में दे रहे। वो 20 रुपया कंपनी की कॉस्ट है। तो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 20 रुपीज कॉस्ट करके बुक होना चाहिए। बिफोर दिस guidance note was issued and the accounting standard 15 was issued for accounting of employee benefits, companies were not passing entry for this 20. Company used to pass an entry, bank account debit 50 rupees, to share capital account face value, to securities premium whatever. मैंने क्या बोला? शेयर की फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू इज 10। शेयर की फेयर प्राइस क्या है? 70। लेकिन एम्प्लॉय को कितने में मिल रहा है? 50। वो जो 50 में मिल रहा है उसको 50 को बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। एन ऑप्शन इज गिवन टू द एम्प्लॉय टू बाय द शेयर्स ऑफ कंपनी एट सर्टन प्राइस। दैट प्राइस इज नोन एज व्हाट? एक्सरसाइज प्राइस, or it is known as strike price। एक्सरसाइज प्राइस या व्हाट? स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं हम इसको। तो बच्चों बेसिकली हमने क्या किया, उसको 20 रुपए सस्ते में शेयर दिया। 20 रुपीज इज अ डिस्काउंट, आई अंडरस्टैंड, बट इट इज नॉट लाइक शेयर हमने उसको सस्ते में बेचा। 20 रुपीज इज नॉट ट्रीटेड एज अ डिस्काउंट। 20 in substance is compensation given to employee for services rendered by employee। अब ये 20 रुपया है ना, ये कंपनी की क्या है? दिस इज कॉस्ट टू कंपनी। 20 रुपीज इज अ कॉस्ट टू कंपनी। समझा क्या? हाउ टू कैलकुलेट दिस कॉस्ट टू कंपनी एंड हाउ टू अकाउंट फॉर दैट is what we are going to discuss. Okay, first the two questions to be asked: how to calculate, that is measurement, and how to account, that is called as recognition. This is an expense for the company, am I right? अरे बच्चों, ये जो 20 रुपया है ये कंपनी का क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्सपेंस करके बुक होना चाहिए ना वो। हाउ टू अकाउंट हमारे सिलेबस में यही है बस। हाउ टू कैलकुलेट सोचने का नहीं, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में। नोबेल प्राइज पहले वाली चीज को मिला, दूसरे वाली चीज को नहीं मिला। हमारे सिलेबस में दूसरी वाली चीज। थोड़ा बहुत समझोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑब्वियसली ब्लैक एंड स्कूल्स कंप्लीट एक्सप्लेन करने के लिए 8 से 10 घंटे लगते हैं। हाउ टू कैलकुलेट ये पूरा समझने के लिए 8 to 10 hours। बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड द कैलकुलेशंस, मैं आपको सिर्फ अभी बेसिक एक्सप्लेन करूंगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू अंडरस्टैंड कॉस, you can make a killing amount of money by using tricks that are created out of these black and scholes. There are option Greeks: delta, vega, rho, theta, gamma. These have nothing to do with what you learn in mathematics. ऑप्शन के ग्रीक्स होते हैं। I'll explain. थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा मैं, बट सुनना पड़ेगा। मैं सुनने को तो ही एक्सप्लेन करूंगा मैं, नहीं तो मेरे को एंट्रीज करके मैं खत्म हो जाता है। अर्थ के चैप्टर खत्म होता है। कोई वैरायटी नहीं है इधर एग्जाम में। 4-5 क्वेश्चन है बस, खत्म। वही क्वेश्चन जब से एक चैप्टर सिलेबस में तब से लेके आज भी उसी क्वेश्चंस के साथ ये खेल रहे हैं। अकाउंटिंग इज नॉट क्रेजी हियर, अकाउंटिंग इज वेरी easy peasy. So we are giving an option to the employees to buy the shares of the company at a price lower than the fair price, obviously. Please remember, we have given an option to employee. He may or may not exercise that option. अब बोलेंगे सर, why will he not exercise the option?
Wait. He may not exercise option. Why? You will understand. So, what is the meaning of ESOP? Option given to employee to purchase shares of company. But when to purchase? मैंने आज ऑप्शन दिया तो आज के आज तुम खरीद सकते हो, या कल खरीद सकते हो, या परसों खरीद सकते हो, या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, डिपेंड्स. Generally, whenever company gives a ESOP, company also expects quid pro quo. Company also expects something in return. ऐसे ही कंपनी ने बोले हाँ, you have option to purchase shares of the company today itself. Let's say Reliance का share is trading at 2,800 per share right now. Reliance says to employees, you can buy the shares of the company at 2,600 per share or 2,100 per share today itself. Normally, no companies give option without a condition. Normally, companies, whenever they give a option, they put up certain conditions. Now, let me use the fancy language. यही सेम चीज को मैं फैंसी वर्ड्स में यूज करता हूं. At the time of grant of option, employer makes certain conditions to be fulfilled by employees over vesting period, and if conditions are fulfilled, options get vested, and vested options shall be exercised by the employee, leading to capital generation in the company. I talked about 3 things: grant of option, vesting of option, and exercise of option. सबसे पहले होता है ग्रांट ऑफ ऑप्शन. सबसे पहले क्या होता है बच्चों? ग्रांट ऑफ ऑप्शन. समझे? ग्रांट मतलब ऑप्शंस, ग्रांटेड मतलब दिया, ऑप्शंस अनाउंस तुम्हारे लैंग्वेज में, या ऑप्शंस गिवन. तो पहले मैंने ऑप्शंस, मैं एम्प्लॉयर हूं, तुम एम्प्लॉइज हो. डियर एम्प्लॉइज, we grant 5 lakh options to all employees. How many options each employee will get? That will be communicated individually to you. हमारे सीए कोर्स में डायरेक्ट लिखते हैं 5,000 employees are given 100 options each. ऐसा कभी भी सबको सेम ऑप्शंस देते नहीं है. क्यों? एम्प्लॉइज की लेवल होती है ना. अपना सीए कोर्स में 5,000 employees of the company are given options 100 each at the rate of so and so. साले तो पहले सबको ऑप्शंस मिलते नहीं है. क्यों? बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन में कोई रोल नहीं रहता है ऐसा इंपॉर्टेंट. सो इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव ऑप्शंस टू ऑल द एम्प्लॉइज. नॉर्मली टॉप मैनेजमेंट और सीनियर लोगों को ऑप्शंस मिलते हैं, सबको मिलते नहीं है. बहुत कम कंपनीज मैंने देखे जहां पर लिटरली फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हायर लेवल सबको ऑप्शंस मिलते हैं. और अगर सबको ऑप्शंस मिलते हैं तो वो कंपनी बहुत छोटे स्केल पे रहता है इनिशियल स्टेजेस में. लाइक फ्लिपकार्ट में जो डिलीवरी बॉयज थे शुरुआत में, जब फ्लिपकार्ट शुरू हुआ था, उनको भी ऑप्शंस मिले थे. एंड दोस ऑप्शंस बिकेम वर्थ crores of rupees when Flipkart was ultimately taken over by Walmart. But that is at the initial level. Normally, whenever the options are granted, they are granted to certain selected employees at a top management level, and it is not equal number of options. क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की वैल्यू जो होती है वो सेम नहीं रहती है. अपने आईसीआई के लॉजिक के हिसाब से गूगल ने ऑप्शन लॉन्च, ऑप्शंस ग्रांट किए. सुंदर पिचाई को जितने ऑप्शन मिलेंगे उतने ही नीचे के जो डेवलपर रहेगा उसको मिलेंगे. ऑल एम्प्लॉइज आर गिवन. एग्जाम में ऐसे आएगा. क्रिएटिव, हमारे पास जीनियस लोग है ही नहीं ना उधर, छोड़ दो. तो पहला टर्म क्या है? ऑप्शंस ग्रांट किए.
ऑप्शंस ग्रांट किया मतलब तुमको मैंने राइट दिया है, लेकिन ये राइट्स नॉर्मली दे कम अप विथ सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस. They come up with a certain terms and conditions. What are the terms and conditions? मैं बोलता हूं बच्चों मैं तुम्हें पिकनिक पे लेके जाऊंगा. After 1 month I'll take you to picnic. Provided you write 5 papers of each subject of group 1. This is vesting condition, and that 1 month is a vesting period. I gave options to all 500 students. Out of 500, some people will fulfill conditions. 500 में से 50 बच्चों ने ये कंडीशंस फुलफिल की, तो हम बोलते हैं 450 ऑप्शंस आर लैप्स्ड and 50 options are wasted. Wasted मतलब उन्होंने कंडीशंस फुलफिल किए. तो जितने ऑप्शंस तुम ग्रांट करते हो उतने सबके सब वेस्ट नहीं होते. वेस्ट मतलब दे बिलोंग टू दैट एम्प्लॉय. एम्प्लॉय गेट्स अ राइट टू एक्सरसाइज. जब ऑप्शन ग्रांट किया जाता है ना, तब इमीडिएटली तुम हक को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो. इट्स अ राइट. राइट मीन्स हक. तुम नहीं बोलते साडा हक ये तेरक. हाँ, you have to work, you have to fulfill conditions, you have to fulfill the conditions. मालूम रहता हमको. एफले का स्टडी किया था तब समझ. मेरे को क्या गाने के क्या इंटरेस्ट है मेरे को. एफले करके एक कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग में इंडिया के अंदर नंबर 1 लेवल पे है. दिस इज अ लिस्टेड एंटिटी विच ट्राइज टू एनालाइज द ट्रेंड. सो आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन एफले एंड सारेगामा. सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड which kind of music goes on, and then I understood this Punjabi lyrics music जो होता है वो बहुत चलता है. उसमें से ज्यादा से ज्यादा गाली बरोच वाला जो कंटेंट रहता है या गंदा गंदा कंटेंट रहता है वो ज्यादा वायरल होता है, बिकॉज देयर इज एन अल्गोरिदम दैट इज अप्लाइड बाय इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल टू पुश दैट कंटेंट विच इज समथिंग नॉनसेंसिकल. Like you open a social media, they will always show you content which is full of bullshit. Why? That Zuckerberg itself is bullshit. So, grant of option. मतलब if there is any way, मतलब रशिया ने, पुतिन ने जितना डिस्ट्रॉय किया ना दुनिया को या प्रॉब्लम किया है, उससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन ये जुकरबर्ग ने किया है. जाने दो. ऑप्शंस क्या किए तुमने? ग्रांट किए. तुम इमीडिएटली उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो. मैंने तुमको बोला बच्चा मैं तुमको 1 महीने के बाद पिकनिक लेके जाऊंगा. यू हैव राइट टू गो फॉर अ पिकनिक, बट सब्जेक्ट टू दिस कंडीशंस. वो हो गए वेस्टिंग कंडीशंस. और जो 1 महीना मैंने बोला वो 1 महीना हो गया वेस्टिंग पीरियड. डू यू अंडरस्टैंड वेस्टिंग पीरियड? गुड. So there is a concept of what? Vesting conditions and vesting period. Grant of options. If conditions are fulfilled by the employees, whatever condition may be, you can stay with the company for 3 years. Condition may be you have to improve the sales of the company by 10% per annum, or you have to increase the profit of the company by 15% per annum. Condition can be linked to profitability, linked to sales, linked to efficiency, linked to whatever factor. There are certain conditions that company will normally put on employee. Now these are generally speaking employee by employee नहीं रहते ये conditions. Conditions are put up in general for class of employees. Maybe top management may be given a responsibility of profitability. Lower level management may have a responsibility of increasing production per day or per month, per quarter, whatever. Depending on the level of employee, depending on the matters for which employee is held,
responsible, we will have conditions, separate conditions for each of them. Do you understand that? I can't hear. So grant of option से क्या होगा? वेस्टिंग ऑफ ग्रांट मतलब ऑप्शंस ग्रांटेड. मैंने कितने ऑप्शंस ग्रांट किए थे? लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 lakh options. 5 lakh option. One option is normally one share. If nothing is given, one option is equal to one share. But it is not necessary. One option is one share. One option can be 10 shares also or 50 shares also. But generally speaking, a option is equal to what? One share. Are you clear with that? Can't hear. So I say, dear employees, I have granted 5 lakh options to you. Do you understand? If you fulfill certain conditions, options will vest to you after 3 years. So 3 years क्या हो गया? Vesting period. Over that period, we are going to check the compliance of conditions. अब क्या होगा मालूम है बच्चों? 5 लाख ऑप्शंस तुमने ग्रांट किए, लेकिन कुछ एम्प्लॉइज ने कंडीशंस फुलफिल ही नहीं किए. कंडीशंस पूरे करने वाले जो एम्प्लॉइज थे, उनके पास 3 लाख ऑप्शंस है. तो क्या हो गया? 2 लाख ऑप्शंस आर लैप्स्ड, है ना? Now these employees to whom the options are vested, they have right to buy the shares at rupees 50. They have right to buy the shares at rupees 50 instead of 70. Okay, fair price कुछ भी हो सकता है. मैंने ऐसे दिया. अब ऐसा जरूरी है कि हमने आज बोला, normally when you grant option, at that time itself you fix the exercise price. When you grant option, at that time you fix a exercise price and you say, dear employees, you have right to buy the shares at rupees 50, irrespective of the price of share at the time of exercise. Options will be vested over the period of next 3 years. After 3 years are over, you will get 6 months to exercise. That 6 months is called as exercise period. मतलब अगले 3 साल में हम चेक करेंगे तुम कंडीशंस मीट करते हो या नहीं. 3 साल के बाद हमें पता चलेगा किसने कंडीशन फुलफिल किया, किसने कंडीशन फुलफिल नहीं किया. जिसने फुलफिल किया उसका ऑप्शन वेस्ट हो गया. अब उसके पास 6 महीने का टाइम है टू एक्सरसाइज अ ऑप्शन, है ना? अब देखो, उस 6 महीने में वो शेयर 50 पे खरीद सकता है. But what if actual price at that point of time is less than 50? हमें आज लग रहा है उस टाइम पे प्राइस 50 से ज्यादा होगा. मैंने आज ऑप्शन ग्रांट किया, आज मुझे लगता है 3 साल बाद शेयर 120 का होगा, तो इसलिए मैंने स्ट्राइक प्राइस उसका रखा 50. 3 साल के बाद शेयर का प्राइस 15 रुपया हो गया. लाइक यस बैंक के कितने सारे एम्प्लॉइज मुझे मालूम है जिनको भर भर के ऑप्शंस दिए थे टू परचेस शेयर्स ऑफ यस बैंक एट द रेट ऑफ 180 पर शेयर, 180 पर शेयर. और कुछ लोगों ने ये ऑप्शंस एक्सरसाइज भी किए. जब 450 पे यस बैंक था, 450 से डायरेक्ट 250 पे आया था एक दिन में. उसके बाद लोगों को लगा और क्या गिरेंगे यार, कितना गिरेंगे, 450 का शेयर है, 250 पे आकर रखा, और आ गया तो 200 पे आएगा, हमारे पास 180 में खरीदने का ऑप्शन है. लोगों ने एक्सरसाइज की, एम्प्लॉइज ने. जितना भी आई नो सर्टन एम्प्लॉइज ऑफ यस बैंक, जितना भी उन्होंने सैलरी से कमाया था ना, उससे ज्यादा पैसा उनका ये ऑप्शंस खरीद के हुआ है, ज्यादा लॉस उनका ऑप्शंस खरीद के हुआ. कैसे? उन्होंने 180 पे ऑप्शन खरीदा, और वो शेयर ऑप्शन खरीदने को नॉर्मली देयर इज अ लॉक इन. ग्रुप 1 लॉ सिखाया था, लॉक इन. ये जो शेयर्स तुम खरीदते हो ना एक्सरसाइज करने के बाद, उनके ऊपर कुछ लॉक इन रहता है. यू कैनॉट सेल द शेयर्स फॉर सर्टन टाइम पीरियड. वो लॉक इन था. लॉक इन के अंदर ये शेयर्स जो 250 पे थे, जब इन्होंने खरीदा था 250, शेयर का प्राइस 250 था, इन्होंने एक्सरसाइज कर लिया 180 पे, वो आ गया 15 पे.
180 पे तो शेयर खरीद ले, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शंस एक्सरसाइज किए, और सॉरी, जो ऑप्शंस वेस्ट हो गए सबके सब ऑप्शंस एक्सरसाइज हो गए, नॉट नेसेसरी। ऑप्शंस वेस्ट होता है, ऑप्शंस क्या होता है, वेस्ट होता है, फिर ऑप्शन का एक्सरसाइज होता है, और एक्सरसाइज होने के बाद देयर इज अ लॉक इन पीरियड। तो बच्चों मैंने कितने पीरियड्स की बात की, सबसे पहले कौन सा पीरियड रहता है, वेस्टिंग पीरियड, ओवर विच द कंडीशंस हैव टू बी फुलफिल्ड, एम्प्लॉय ने कंडीशन फुलफिल करने चाहिए। वेस्टिंग पीरियड के बाद होता है एक्सरसाइज पीरियड। वेस्टिंग अगर खत्म हुआ और ऑप्शंस वेस्ट हो गए तो तुमको शेयर्स एक्चुअली खरीदने पड़ते हैं, अगर तुमको खरीदना है तो। कंपल्शन नहीं होता, इट्स अ ऑप्शन टू द एम्प्लॉय, इज गिवन ऑप्शन टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ऑप्शन टू बाय इज कॉल्ड द कॉल ऑप्शन, ऑप्शन टू सेल is called as put option. Option to buy is call option and option to sell is known as put option. तो वेस्टिंग पीरियड है, अगर वेस्टिंग पीरियड में तुमने कंडीशंस फुलफिल किए तो एक्सरसाइज पीरियड में तुम्हें शेयर्स खरीदने का ऑप्शन मिलेगा, और अगर तुमने एक्सरसाइज किए तो उसके बाद आएगा लॉक इन पीरियड। Shares will be locked for certain time period. You cannot sell them for a certain time period. Do you understand that? ठीक है. So we have to understand how to do the valuation of these options, how to find a fair value of option. What we need to find out? Fair value of option. ये जो 20 रुपया था ना, इधर गए 20 रुपये मेरे एग्जाम, ये मैंने बहुत घटिया तरीके से दिया जो सीए एग्जाम का तरीका है। अब मैंने क्वेश्चन में देखें, फेयर प्राइस ऑफ शेयर इज 70, एक्सरसाइज प्राइस इज 50, तो देयरफॉर कॉस्ट इज 20। ऐसे नहीं निकलता, क्यों? शेयर की फेयर प्राइस क्या होगी 3 साल के बाद, किसको पता है? वी डोंट नो, वी डोंट वांट टू नो फेयर प्राइस एज ऑन टुडे। I am a company, I am granting option to you today to buy the shares, not today, to buy the shares after vesting period is over. Normally vesting period रहता है, तो what is more relevant? What would be the fair price of a share at that point of time, and based on that what would be the fair price of option? क्यों? option का fair price कितना होगा मालूम है? Today I grant option. Today I grant a with the strike price as 50. With strike price as 50, मतलब you can buy the shares at 50. And I say you fulfill the conditions over the next 3 years. After 3 years, you can exercise your right. After 3 years, what could be the price of share? It could be anything to anything. Bloody, I don't know what could be the price of share at that point of time. उस टाइम पे शेयर का प्राइस अगर 70 है तो ये जो 20 रुपया है, 20 रुपया क्या होगा? कॉस्ट टू द कंपनी, है ना? हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए एक मॉडल है जो सिलेबस में नहीं है, ब्लैक एंड स्कोल्स, इन नाम है, सरनेम है, कंसेप्ट नहीं है। ब्लैक एंड स्कोल्स इन दोनों का सरनेम से उन्होंने एक मॉडल दिया था, हाउ टू फाइंड अ, दिस इज नॉट गिवन फॉर ESOP, दिस इज गिवन फॉर अ कॉल ऑप्शन। मॉडल इज गिवन फॉर call option. For put option, there is something called the put call parity theorem. There is no model for put option. Put option is right to sell. You first find out the value of a call option. From a call option, you go to find the value of a put option using put call parity. There is a concept of what? Put call parity. Their values must be in equilibrium. That is based on something called the arbitrage pricing theorem. Out of the
ब्रेन लेवल्स। आर्बिट्राज मैंने शायद ब्रह्मास्त्र में सिखाने की कोशिश की थी एक बार। मोडिग्लियानी एंड मिलर हु पायनियर्ड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अभी हमें आर्बिट्राज पे नहीं जाना, हमें पुट ऑप्शन पे नहीं जाना है, हमें कॉल ऑप्शन पे रुकना है। तो मैं आपको एक एक्चुअल रियल लाइफ का डेटा लेके ये कैलकुलेट करने दिखाता हूं। इसके लिए हमने 50,000 रुपया लगाया था प्राज इंडस्ट्रीज को। वहां आगे बहुत बेसिक होता है इसॉप। तो प्राज ने इसॉप का ऑप्शन किया था, उसका उन्होंने डिटेल्स दिया है। आपके कॉन्सेप्ट बुक में ये डिटेल्स है, देखो। उन्होंने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम अनाउंस किया था। उस स्कीम के कुछ डिटेल्स मैंने यहां पर डिस्क्लोजर्स के फॉर्म में दिए हैं। वो जो कॉस्ट ऑफ ऑप्शन है ना, अरे यार जूम चला गया, तो लिसन अप केयरफुली। I have given the data in the concept book about one company. Listen to it carefully. Praj Industries is a listed company, gained substantially due to the ethanol blending policy of Government of India. उन्होंने इस सब के कुछ डिस्क्लोजर्स किए, उनके कोई तो एनुअल रिपोर्ट में से लिए। स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018 फॉर ESOP स्कीम 2011 में उन्होंने स्कीम लॉन्च किया था, एज रिक्वायर्ड अंडर रेगुलेशन 14 ऑफ सेबी रेगुलेशंस। डेट ऑफ मीटिंग AGM हेल्ड ऑन 27 जुलाई 2011, इसलिए ESOP 2011 स्कीम का नाम है। AGM में अप्रूव किया उन्होंने, स्पेशल रेजोल्यूशन, याद होगा सेक्शन 62 में था ये कंसेप्ट, तो रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव किया। टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस approved under the scheme, number of options approved are 92,38,936. vesting requirement are 1 to 4 years. अब बोलेंगे 1 to 4 मतलब कुछ एम्प्लॉइज के लिए 1 ईयर होगा, कुछ एम्प्लॉइज के लिए 1.5, कुछ एम्प्लॉइज के लिए 2, 3, so like different एम्प्लॉइज different वेस्टिंग पीरियड्स। या आपने एक बार स्कीम अप्रूव किया, ऐसा नहीं है अप्रूव किया तो सबके सब ऑप्शंस एक ही टाइम पे ग्रांट करने चाहिए। शेयर होल्डर से तुमने परमिशन लिया 92,38,000 ऑप्शंस ग्रांट करने का, मतलब वो आप कभी चाहिए तब आप क्या कर सकते हो, उसको ग्रांट कर सकते हो। लाइक याद होगा तुमको, तो कॉन्सेप्ट था लॉ के अंदर, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। एक बार परमिशन लो सेबी का और फिर बार बार पैसा रेस करते रहो ड्यूरिंग अ वैलिडिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टस ऑफ 12 मंथ्स। शेल्फ प्रोस्पेक्टस हैड अ वैलिडिटी ऑफ 12 मंथ्स। याद है करें, वेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स 1 to 4 years। एक्सरसाइज प्राइसिंग फॉर्मूला देखो, उन्होंने एक्सरसाइज प्राइस अलग अलग है। 27 जान को जो एक्सरसाइज हो सकता है उसके लिए प्राइस 55 है, 6 अगस्त 15 के लिए प्राइस 114 है, 31 अगस्त 15 के लिए, मतलब these are different series that they have issued। एक एक्सरसाइज प्राइस एक नहीं है, एक्सरसाइज प्राइस क्या है, अलग अलग है। For what? Options getting vested on different dates. Source of shares, primary shares. Primary मतलब new shares that will be issued by the company. Options movement during the year. During the year क्या हुआ? Number of options outstanding at the beginning of the year. Outstanding मतलब जो options अभी तक vest नहीं हुए थे। Number of options granted during the year. Additional options. ऐसा सब कुछ दिया है, वो छोड़ दो। I am not interested in that. अभी देखो, वेटेड एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन की वैल्यू मतलब कॉस्ट टू कंपनी फॉर ऑप्शंस व्हिच आर गेटिंग वेस्टेड ऑन 27 Jan 2015 इज 14.62। प्लीज लिसन बच्चों, ये सिलेबस में नहीं है बट ये क्रेजी है, तुम पागल हो जाएगा। 2 मिनट रुको। 14.62 इज व्हाट? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन मतलब कॉस्ट टू कंपनी। व्हाट वाज द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ दीज ऑप्शंस? 55.75। मतलब हम बेसिकली बोल रहे एम्प्लॉय यू विल गेट द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट 55.75 इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस ऑफ शेयर्स एट दैट टाइम, है ना। हमें लग रहा है उसकी कॉस्ट 14 रुपीज 62 पैसा, मतलब 55.75 पे वो एक्सरसाइज करेगा और कॉस्ट 14.62 है, मतलब शेयर की फेयर प्राइस जो है 70.
37, बट ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है। ये कैलकुलेट कैसे हुआ है 14.62, आई विल एक्सप्लेन। अंडरलाइंग अजम्पशंस होते हैं उसके नीचे, देखो मेथड यूज फॉर कैलकुलेटिंग फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट कैसे हुआ? ब्लैक एंड स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। अब उसके लिए क्या डेटा यूज किया, ये देखो यहां पे लिखा है, significant assumptions used in arriving at the value of options under Black and Scholes model is given as under देखो options which are getting exercised on what date? 27 Jan 2015। ये क्या है 27 Jan 2015? अलग अलग डेट से यार ऑप्शंस आर गेटिंग वेस्टेड ऑन डिफरेंट सी। आपने शेयर होल्डर से एक बार परमिशन लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सबके सब ऑप्शंस एक ही साथ इश्यू करने चाहिए। रिस्क फ्री रेट 7.74% था उस टाइम पे जब ये अनाउंस किया था। तब लाइफ ऑफ द ऑप्शन एक्सपेक्टेड लाइफ वाज 1 to 2 years। उनकी वोलेटिलिटी, शेयर प्राइस की वोलेटिलिटी इज 52.53%, which is nothing but a standard deviation in the price of the share in a simple language. So expected dividend yield is 3.08, exercise price is 55.75। अब 27 जान 2015 को उन्होंने ये ऑप्शंस अनाउंस किए। दिस इज द ऑप्शंस ग्रांटेड ऑन दैट डेट। उस दिन प्राज का शेयर प्राइस क्या था वो भी चाहिए होता है हमें, वो नहीं दिया है उधर। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लेट मी फाइंड इट। कहां से ढूंढेगा हम? गूगल देगा प्राज इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, यू विल गो मैड। मैक्स में जाऊंगा मैं यहां पर। व्हाट वाज द डेट? 27 जान 2000। Anyone has better पर्टिकुलर डेट का सर्च करके? नहीं आता, गूगल ऐसा नहीं देता मेरे हिसाब से। वो गूगल 30 के बाद डायरेक्ट 62 30 जान का है 62.85। एग्जैक्ट नहीं है प्राज इंडस्ट्री शेयर प्राइस, ऐसा एग्जैक्ट गूगल नहीं देता है। फिर गूगल डजंट गिव यू दैट, आई नो दैट। फिर चलो ठीक है, मैं भी तेरा बाप इस साल है। बीएससी के वेबसाइट पे जाके, बीएससी के वेबसाइट पे तुमको मार्केट्स के अंदर इक्विटी के अंदर हिस्टोरिकल डेटा दिखेगा तुमको। हिस्टोरिकल डेटा, आई क्लिक ऑन हिस्टोरिकल डेटा। इक्विटी के अंदर आपको हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइसेस, इक्विटी, सिक्योरिटी नेम प्राज इंडस्ट्रीज डेली। अब मैं 27 जान 2015 21 जान से लेके उस दिन का प्राइस क्या था मैं दिखाता हूं तुमको। तो प्राज का प्राइस 27 जनवरी को था ओपन 57, हाई लो क्लोज प्राइस चाहिए। कितना प्राइस सर है? 59.75। नाउ यू विल गो मैड। व्हाट इज द प्राइस ऑफ शेयर? प्लीज लिसन, 59.75। आई वॉन्ट कॉन्सेंट्रेशन। जब आज तारीख है 27 जान 2015, आज मैं ऑप्शंस ग्रांट कर रहा हूं। आज शेयर की प्राइस है 59.75।
75, but I am giving you right to buy the share at 55.75. अपने ICI के जैसे पथेटिक लोग जो है ना, वो बोलेंगे कॉस्ट इज 4 रुपीज। जूता उठा के मारूंगा। क्यों? अरे गधे, आज गैप 4 रुपए का, लेकिन ऑप्शंस आर नॉट गोइंग टू एक्सरसाइज टुडे। देयर इज अ वेस्टिंग। तो अब कैलकुलेशंस करना होता है तुमको। मेरे पास फाइल है उसका, ब्लैक एंड स्कूल्स कैलकुलेटर। मैंने एक्सेल में सेव किया, आपको इंटरनेट पे भी मिलेगा ये। देखो डिविडेंड यील्ड है, हाँ सब कुछ है। ऑब्जर्व, स्टॉक प्राइस क्या है? जब तुमने ऑप्शन ग्रांट किया तब स्टॉक का प्राइस क्या था? 59.75। स्ट्राइक प्राइस क्या है? 55 पॉइंट। वॉलेटिलिटी कितना है? 52.53%। एम आई राइट? रिस्क फ्री रेट क्या है? 7.74%। टाइम टू एक्सपायरी 1 to 2 years। चलो मैं 2 years ट्राई करके देखता हूं, उसका एवरेज लेना पड़ेगा 1.5 years। डिविडेंड यील्ड 3.08%। नंबर ऑफ ऑप्शंस 1। उसका कॉस्ट आ गया, कॉल ऑप्शन का कॉस्ट है 17.47। वहां पे कितना लिखा है? 14.62। वो क्यों अलग है? ये जो टाइम टू एक्सपायरी है ना, वो उन्होंने कितना लिया मालूम नहीं मुझे, 2 लिया होगा मैक्सिमम। वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन लिया होगा। नहीं, क्या 1 year नहीं, 1 भी नहीं लिया होगा उन्होंने। एवरेज कितना लिया मालूम नहीं। 14.79 आ गया। 79 है क्या? 62, ठीक है, दैट इज ओके। नंबर ऑफ डिजिट्स दैट दे वुड हैव टेकन इज डिफरेंट एंड दे माइट नॉट हैव डन अ क्लोजिंग प्राइस ना ऑफ दैट डे। हमने क्लोजिंग प्राइस लिया विद रेफरेंस टू क्लोजिंग प्राइस है क्या मालूम नहीं ना, तो दैट टेकन 1 year। दिस इज हाउ द वैल्यू गेट्स कैलकुलेटेड। अब ये क्या है? ये कैलकुलेट कैसे करना होता मालूम है? फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो फॉर्मूला क्या है। कॉल प्राइस के लिए तुमको D1 लगता है पहले। D1 इज एरिया टू द लेफ्ट ऑफ दिस, so the formula is natural log ln, natural log of b5 into exponential of minus b10 into b9 divided by b6 plus b8। ऐसा फॉर्मूला है। D2, फिर D2 आता है, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ D1, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है उसका, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ D2। इसका लॉजिक चाहिए तुमको, मैंने सिखाया था एक बार बच्चों को, SFM में सिखाया होगा। SFM अभी कौन सा बैच है? 2019 का है, ठीक है। इसमें डेरिवेटिव चैप्टर ढूंढो, डेरिवेटिव्स। ऐसा डोंगर आएगा किधर? तो ये कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये D1 का कैलकुलेशन है इधर। हाँ अरे मालूम है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करके दिखाया। दिस इज बाइनोमियल मॉडल D1। तो इससे अच्छा लिखा होगा मैंने कोई तो बैच में, SFM 2017 नवंबर 19 बैच। इसमें डेरिवेटिव्स ढूंढो। डेरिवेटिव्स नाम लिखा है क्या मैंने किधर? हाँ नहीं, डेरिवेटिव्स का नाम लिखा नहीं क्या मैंने? डेरिवेटिव्स। सो हाँ ये है। ये बहुत सारे है, वो तुमको पहले स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन अंडरस्टैंड करना पड़ता है। सो वैल्यू ऑफ अ यूरोपियन कॉल, spot price S0 is a spot price into ND1, that is a probability of option exercising in the money, minus present value of exercise price, which is strike price, into exponential of RT, that is a present value, ये discounting factor है by using continuous discounting, into
normal distribution of D2, that is probability of option exercising in the money. D1 is natural log of spot price divided by strike price plus rate of interest, risk-free rate, plus standard deviation square, that is variance upon 2, the whole thing multiplied by T divided by standard deviation of this thing, standard deviation of price into under root of time, और ये आता है z वैल्यू, z was equal to x minus mu upon standard deviation. कुछ याद होगा तुमको तो x minus mu करते थे तुम, z स्कोर, स्टैंडर्डाइज स्कोर, फिर वो z स्कोर बच्चों को सिखाया, इधर नहीं ना नीचे, ये z स्कोर खेलने के लिए आपको ये गेम होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, तो वो z कैसे आता है, फिर क्या है, वो बहुत सारा चीज है. सो यूजिंग दिस यू कैन गो मैड. लाइक मैंने बच्चों को भी, कोई तो इंडेक्स है पैसे कैसे कमाना है, उस टाइम पे क्या था इंडेक्स, 12,300 पे था निफ्टी, उस टाइम पे 12,300 का निफ्टी का कुछ तो खेल के दिखाया होगा, उस दिन का निफ्टी रहेगा वो, 21 जनवरी 2020 में सिखाया होगा ये. तो उसके 2 साल के बाद अभी फाइनल वापस चालू होगा. फाइनल मतलब फेस टू फेस मंडे से चालू करूंगा, ये जाने दो. तो ऐसे करके वो वैल्यू आता है 14.79. ब्लैक एंड स्कोल्स हमारे सिलेबस में ये वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है ब्लैक एंड स्कोल्स. देते कैसे मालूम है, वो आपको देंगे. ऑप्शंस आर ग्रांटेड, एक्सरसाइज प्राइस इज 55 रुपीज पर शेयर, करंट प्राइस ऑफ शेयर इज 70 पर शेयर. तो बच्चे क्या करेंगे, 70 रुपए का शेयर 55 में दिया, 15 रुपया इज अ कॉस्ट टू द कंपनी. कॉस्ट टू द कंपनी को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन. ये घटिया से घटिया तरीका, ये अगर रियल लाइफ में यूज करोगे उसी दिन तुम्हारा जॉब चला जाएगा, उसी सेम डे, विद इन 5 मिनट्स. एग्जाम में यूज नहीं करोगे डिग्री ही नहीं मिलेगा. एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस है, सब के सब क्वेश्चंस में एक्सरसाइज प्राइस इज बिलो द स्पॉट प्राइस ऑफ शेयर एज ऑन टुडे. यू आर नॉट कंसर्न विद द स्पॉट प्राइस ऑफ शेयर. बच्चों, आई कैन से टू दिस लाइक दिस, ऑब्जर्व, डियर एम्प्लॉइज, our share price is 240 rupees per share today. I give you option to buy the shares of company at 290 per share, provided you fulfill some conditions over next 3 years. आप बोलेंगे सर कौन खरीदेगा सर, अरे गधे, तू 240 और 290 कंपेयर नहीं करना चाहिए. 290 is right to buy the shares after 3 years and 240 is a price as on today. You are not concerned with the price as on today. You have to look at what will be the price after 3 years. अब वो 3 years का प्राइस क्या होगा, किसके पापा को पता है? That's where comes a probability distribution. I don't know whether you all learned stochastic probability distribution. Binomial probability distribution का ही टाइप था. बर्नौली ट्रायल्स, तो वहां से आगे जाके स्टोकेस्टिक प्रोसेस होता है. आई डू नॉट वांट टू एक्सप्लेन राइट नाउ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट. मतलब सीए बनने के लिए नहीं समझ, सीए बनने के लिए कुछ भी काम का नहीं, आराम से बन सकते हो तुम. विदाउट नोइंग एनीथिंग ऑफ दिस यू कैन बिकम अ सीए. दैट्स द क्वालिटी ऑफ द कोर्स. सो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पर करंट प्राइस ऑफ शेयर इज लोअर एंड द एक्सरसाइज प्राइस इज हायर. बच्चों, यू शुड नॉट कंपेयर स्टॉक प्राइसेस ऑन टुडे. आज की शेयर की प्राइस 240 है, बट फ्यूचर में जाके वो प्राइस 290 से बहुत आगे जा सकती है ना. बट स्टिल एम्प्लॉइज विल बी एबल टू बाय द शेयर्स एट 290. अगर शेयर प्राइस 290 के आगे गया ही नहीं, तो जो ऑप्शंस है वो वेस्ट भी हो गए, तो भी एम्प्लॉय कभी उनको एक्सरसाइज नहीं करेगा.
हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट टू द कंपनी? डिफरेंस बिटवीन शेयर प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस. दैट इज नॉट हाउ इट इज डन. हाउ इट इज डन? ब्लैक एंड स्कोल्स. आई हैव नॉट एक्सप्लेन यू ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल. ये ब्लैक एंड स्कोल्स के कैलकुलेटर होते हैं बहुत सारे, मतलब आपको वेबसाइट पे भी मिलेगा, जीरोधा की वेबसाइट पे मिलेगा, बट जीरोधा डज नॉट अलाउ यू टू एंटर. जीरोधा ब्लैक एंड स्कोल्स कैलकुलेटर्स मिलेगा तुमको. But Zerodha provides it for the trading on current stocks. So ये Zerodha का expiry date वगैरह उसको फिक्स. Zerodha provides with reference to Nifty and the current stocks. तो यहाँ पर आपको expiry date select करना ही पड़ता है Zerodha के लिए. And then strike price, volatility क्या होगा, dividend yield क्या होगा. So that's why I created an Excel formula for this, and वो मैंने Excel का फाइल वो सेव करके रखा है. कुछ भी नहीं समझा होगा तुमको, मालूम है मुझे, बट मुझे सिर्फ टर्म्स चाहिए. क्या क्या टर्म्स समझने चाहिए तुमको? ऑप्शंस का पहले हमने क्या किया? ग्रांट किया. उससे मैं अकाउंटिंग एक्सप्लेन करूंगा. पहले टर्म समझ लो. ग्रांट ऑफ ऑप्शन क्लियर है क्या? फिर ऑप्शंस जब ग्रांट किए तब कुछ ना कुछ तो कंडीशंस नॉर्मली रहेंगे. वो कंडीशंस फुलफिल करने के लिए जो टाइम पीरियड तुमको मिलेगा, वेस्टिंग पीरियड. और अगर तुमने कंडीशंस फुलफिल किए तो शेयर्स तुम क्या कर सकते हो? एक्सरसाइज, ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो. एक्सरसाइज पीरियड. और उसके बाद आएगा लॉक इन पीरियड. आर यू क्लियर? कॉस्ट टू कंपनी इज व्हाट? दैट फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन. फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज अ कॉस्ट टू कंपनी. दैट कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर द vesting period. It is not a cost of 1 year, because if you record it in the year in which you issue the shares, you are following cash system of accounting. हम कौन से सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में एंट्री कर रहे हैं? अक्रूवल. तो ये खर्चा 1 साल का नहीं है, ये खर्चा कितने साल का है? 3 साल, 2 साल, 1 साल, 5 साल, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज अ वेस्टिंग पीरियड. सो अकाउंटिंग के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? Fair value of option or the cost to the company should be spread over vesting period. Now, vesting period may be in one accounting year only. Like vesting period अगर 2-3 महीने का है और 2-3 महीने इसी साल में, तो पूरा का पूरा खर्चा एक ही ईयर में बुक कर दो. If vesting period is over 3 years, spread the amount equally. But the biggest challenge is, you know what? Biggest challenge is not calculation of black and scholes for accounting. It is not equal ratio. It is how many options will ultimately be exercised. Because your cost is not for options granted. Your cost is going to be ultimately for options exercised. मैंने 1 लाख ऑप्शंस ग्रांट किए, तो मुझे क्या 1 लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे क्या? नहीं, उतने या उससे. So how, if I grant 1 lakh options, the biggest challenge for an accountant is to estimate how many options will be exercised by the employees ultimately. To calculate number of options to be exercised, you must know number of options that are likely to vest. So this accounting is based on estimate. This accounting is based on what? So we make an estimate how many options are likely to be exercised. इतने 1 लाख ग्रांटेड है. अरे भाड़ में जा रहे तेरा ग्रांटेड. 1 लाख में से एस्टिमेट है मेरा 80,000 एक्सरसाइज होंगे. ये मेरा एस्टिमेट है. 1 लाख मैंने ग्रांट किए, 85,000 विल बी वेस्टेड फर्स्ट. 85,000 में से 5,000 वापस लैप्स हो जाएंगे और मेरे को लग रहा है 80,000 क्या हो जाएंगे? एक्सरसाइज हो जाएंगे. तो मैं कॉस्ट कितने की निकालूंगा? 80,000 की. 80,000 ऑप्शंस इनटू कॉस्ट पर ऑप्शन, जैसे 14.79 आया था या उधर 62 था. आई विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ऑप्शन पर ऑप्शन बाय यूजिंग ब्लैक एंड, या अपने एग्जाम में वो फेयर प्राइस ऑफ शेयर देंगे, वो ऑप्शन का प्राइस कैलकुलेट करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा. 80,000 इंटू लेट से पर ऑप्शन मेरा कॉस्ट आ गया 15 रुपया. समझा क्या? तो माई कॉस्ट इज 1,20,000.
1,20,000 is my cost for how many years? 3 years. I will spread it equally. But 3 साल के बाद क्या हो सकता है? Actual number of options exercise might be more than 80,000, might be less than 80,000. Can you go wrong on estimate? You can always go wrong on estimate. Absolutely no problem. So this entire accounting is based on estimate, and you have to also learn how to account for change of estimate. Estimate that I make at the time of granting option, an estimate after 1 year can undergo a, for example, foundation में जाओ या इंटर ग्रुप 1 में जाओ, AS10 में जाओ, चेंज इन डेप्रीसिएशन, प्रोस्पेक्टिव चेंज. मैंने पहले एस्टिमेट किया मेरे यूजफुल लाइफ मशीन की 5 साल होगी, 1 साल मशीन यूज किया, नहीं यार मशीन बहुत मक्खन जैसे चल रहा है, टोटल यूजफुल लाइफ 7 years होगा. कैन आई चेंज द एस्टिमेट ऑफ यूजफुल लाइफ? तो वैसे ही कैन आई चेंज द एस्टिमेट अबाउट ऑप्शन? कितने ऑप्शन से एक्सरसाइज हो गए, ऑप्शन की कॉस्ट, कोई भी एस्टिमेट आपको चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हो. ऑल द चेंजेस इन द एस्टिमेट शैल बी प्रोस्पेक्टिव. प्रोस्पेक्टिव मतलब हियर इन आफ्टर. जो भी कॉस्ट हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है उसको हम अल्टर. तो एंटायर गेम इज ऑन व्हाट? एस्टिमेट अकाउंटिंग. अकाउंटिंग वाइज रियल लाइफ में आपको पहले ऑप्शन की कॉस्ट ढूंढनी होती है. ब्लैक एंड स्कोल्स यूज करके हम एक भी क्वेश्चन में ब्लैक एंड स्कोल्स नहीं करेंगे, क्योंकि दादाजी के जमाने में ये प्रॉब्लम नहीं थे. ये 1999 में कॉन्सेप्ट आया लॉ के अंदर. अरुण जेटली वाज द वन हु फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड देम इन कंपनी लॉ. फिर जाके इनको ये अकाउंटिंग के लिए समझ में आया. रियल लाइफ में ऐसे ऐसे ही करता. मतलब रियल लाइफ में जो मेंबर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है उधर बोलते हैं ब्लैक एंड स्कोल्स करो, फिर बच्चों को क्या जाता है? हाँ चलो, ब्लैक एंड स्कोल्स का आंसर निकालना तुम्हारे लिए बहुत, वो जो कैलकुलेशन मैंने एक्सेल में किया ना, तो मैन्युअली करने के लिए कम से कम 45 मिनट्स लगते हैं. ये जो मैंने अभी एक्सेल शीट, क्यों? ये जो है ना, ये नॉर्मल D1 निकालना आसान नहीं है. इतने सारे कैलकुलेशन है एक्सेल के अंदर. फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तुमको समझना पड़ता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल लेना पड़ता है, फाउंडेशन में टेबल लेके देखना पड़ता है, जेड वैल्यू निकालना पड़ता है. दिस D1 इज बेसिकली जेड वैल्यू. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स को, एक्स वैल्यू को जेड में कैसे कन्वर्ट करना. जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू, म्यू मतलब मीन, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ऐसे लर्न करना पड़ता है. तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग. तो अकाउंटिंग वाइज एक बार कॉस्ट ऑफ ऑप्शन आ गया तो काम आसान है. कॉस्ट ऑफ ऑप्शन निकालो, नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट आर लाइकली टू बी एक्सरसाइज्ड, और वो कॉस्ट आप स्प्रेड करो. अब पहले मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें मैं एस्टिमेट चेंज नहीं करूंगा. जो शुरुआत में एस्टिमेट किया था वही चीज एक्चुअल में हुआ, कोई भी चेंज नहीं कराऊंगा, बेसिक चीज. तो उससे आपको एक बार अकाउंटिंग एंट्री समझ में आएगी, और फिर मैं एस्टिमेट में घुमाऊंगा तुम लोगों को. ये सब कुछ हम कल करेंगे. बायबैक आज पूरा पढ़ना है, उसके पहले सो गए ना मारूंगा मैं.